नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदी फ्लोरेट्स में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी की कक्षा 6 की पुस्तक वसंत के पाठ 1 की कविता वह चिड़िया जो। साथियों, पिछले वीडियो में हमने इसी कविता की कवि परिचय, कविता वह चिड़िया जो का पाठन और इस कविता का भावार्थ और इस कविता का सारांश सीखा था। आज की इस वीडियो में हम कविता के प्रश्न अभ्यास, जो कि 3 तरीके से हैं, एक तो कविता पर आधारित प्रश्न उत्तर है और दूसरा अनुमान और कल्पना के आधार पर उत्तर देने हैं और तीसरा भाषा की बात अर्थात व्याकरण पर आधारित प्रश्न करने हैं। तो पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप उसको क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। वह चिड़िया जो के प्रश्न अभ्यास पर। तो इसमें तो 3 तरह के हैं, एक तो पाठ पर आधारित प्रश्न हैं और दूसरे हैं जो कुछ अनुमान और कल्पना पर आधारित प्रश्न और फिर है व्याकरण। तो पहले हम प्रश्न उत्तर देखेंगे। कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता उस चित्र को कागज पर बनाओ। तो आप एक नीले पंखों वाली कोई भी चिड़िया बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक आइडिया देने के लिए एक चिड़िया यहाँ पर हमने बना दी है। आप इस चिड़िया को भी बना सकते हैं या फिर अपने मन से कोई भी पूरी नीली चिड़िया बना सकते हैं। पूरे जैसी भी आपको चिड़िया पसंद हो वैसी चिड़िया बना सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरा प्रश्न है, तुम्हें कविता को कोई और शीर्षक देना हो। शीर्षक का मतलब है टाइटल। तो अगर आपको कोई टाइटल, इसके कविता का टाइटल क्या है, शीर्षक क्या है, वह चिड़िया जो। तो क्योंकि इसका हर पद जो है वह चिड़िया जो शब्द से शुरू होता है, लेकिन ये पूछ रहे हैं कि अगर आपको कोई और शीर्षक यानी कोई और टाइटल देना चाहते हो तो क्या शीर्षक दोगे। उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखो। तो यहाँ पर मैंने कुछ आप लोगों को आइडिया देने के लिए कुछ शीर्षक लिखें। जरूरी नहीं कि आप यही लिखें, आप अपनी कल्पना के आधार पर कुछ नए शीर्षक सोच सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि कविता जो है, जो कवि है वह काफ़ी प्रकृति प्रेमी है। जो चिड़िया है, चिड़िया के रूप में कवि काफ़ी प्रकृति की सराहना करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कुछ अन्य नाम मैंने लिखे हैं, जैसे नीले पंखों वाली चिड़िया, छोटी चिड़िया, या खाली चिड़िया के बारे में बात हो रही तो चिड़िया भी हो सकता है। और क्योंकि चिड़िया नेचर के बारे में बात कर रही है हर जगह, तो हम प्रकृति प्रेमी चिड़िया भी नाम रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कुछ अन्य नाम सोचिए, जो भी आपको पसंद हो, जो उस कविता के भाव को प्रकट करता हो, ऐसा कोई नाम सोच करके आप अपना शीर्षक दे सकते हैं। नेक्स्ट है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है। तो अभी हमने पढ़ा था कि चिड़िया को बाजरे के दानों से प्यार है, चिड़िया को अन्न से प्यार है, चिड़िया को जंगल में रहना पसंद है, चिड़िया को एकांत पसंद है, वन से पसंद है, उसको गाना पसंद है, खुल के गाना पसंद है, और उसको नदी का पानी पसंद है, इसलिए वो भरी नदी में भी चली जाती है और अपनी प्यास बुझा लेती है। तो इस तरह उसे प्राकृतिक चीज़ों, नदी से उसे प्यार है, तो उसे सभी प्राकृतिक चीज़ों से प्यार है। तो यहाँ पर हम जो जो कविता में आए हैं उसके आधार पर हम कविता के आधार पर अनुमान लगा सकते हैं कि चिड़िया को बाजरे के कच्चे दानों से अर्थात अन्न से, गीत गाने से, वन से, एकांत से और नदी से, ऐसी प्राकृतिक चीज़ों से प्यार है। चौथा प्रश्न है, यहाँ पे पूछा गया आशय स्पष्ट करो। आशय स्पष्ट करो मतलब इन लाइनों के द्वारा, इन पंक्तियों के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं इसको एक्सप्लेन करो। इस लाइन का क्या एक्सप्लेनेशन है वो आपको बताना है। तो रस उडेल कर गा लेती है, पहला है रस उडेल कर गा लेती है। आशय है चिड़िया जंगल में एकांत में खुश है, तो अपने हृदय का सारा आनंद जो उसके हैप्पीनेस है उसमें पूरा अपनी आवाज में घोल करके उसे मधुर स्वर में गाती है। तो इसलिए वह अपने हृदय का सारा आनंद अपनी आवाज में घोलकर
मधुर स्वर में गाती है और अपने मीठे स्वर से वातावरण को आनंद से भर देती है। तो रस मतलब आनंद से, तो अपने हृदय का सारा आनंद अपने गीत में भर करके वह गा लेती है। दूसरा है ख वाला, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले आती है। तो चढ़ी नदी का मतलब है उफनती हुई नदी, और दिल टटोल कर मतलब उसके अंदर जा करके, और जल का मोती मतलब जल को मोती के समान तुलना कर रखी है। तो यहाँ पर चिड़िया के साहसी होने का भाव प्रकट होता है। चिड़िया डरती नहीं है, वह बाढ़ आई हुई नदी में भी घुसने से डरती नहीं, वह बहुत साहसी है। इसीलिए वह उफनती हुई नदी यानी भरी हुई नदी में अपनी चोंच से पानी लाकर अपनी प्यास बुझा लेती है। कवि ने पानी की बूंदों की तुलना मोती से की है। तो यह हो गए हमारे प्रश्न उत्तर जो आपके पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे अनुमान और कल्पना। तो अनुमान और कल्पना के आधार पर हम इस कविता का अध्ययन करेंगे। तो पहला क्या लिखा है देखिए, कवि ने नीली चिड़िया का नाम नहीं बताया। तो उन्होंने कोई पर्टिकुलर नेम नहीं बताया, कोई खास चिड़िया मैं हूँ ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा बस नीले पंखों वाली चिड़िया वो है। तो ये कौन सी चिड़िया हो सकती है ये हमें पता नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कहते हैं कि पक्षी विज्ञानी सालिम अली की पुस्तक भारतीय पक्षी देखो। तो एक बहुत बड़े पक्षी विद्वान हो गए, पक्षी विज्ञानी हैं सालिम अली, भारत के हैं, ये बॉम्बे के थे। तो इन्होंने पक्षियों पर बहुत रिसर्च करी है और भारतीय पक्षियों पर विशेषकर इन्होंने लिखा है। तो ऐसे बहुत सारे पक्षी हैं जो जाड़े में एशिया से उत्तरी भाग और अन्य देशों से भारत आते हैं। जो पक्षी जाड़े के समय हमारे भारत में आ जाते हैं उनके बारे में बताया गया है, और इनकी पुस्तक में बहुत सारी चिड़ियाओं के बारे में बताया गया है। तो ऐसे नीली कई सारी चिड़िया आदि के बारे में भी बताया गया है। तो उनमें कुछ नाम इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं। तो ये अनुमान लगा रहे हैं कि कौन सी चिड़िया हो सकती है। नीलकंठ, नीलकंठ जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि उसका गला नीला है, तो नीलकंठ हो सकती है। छोटा किलकिला, ये भी नीले पंखों वाली चिड़िया है। कबूतर, कबूतर के पंख भी हम देखते हैं कि नीले नीले होते हैं। और बड़ा पतरिंगा करके एक छोटी सी चिड़िया होती है, तो उसके पंख भी, वह भी पूरी नीली चिड़िया होती है। तो ये इनमें से कोई एक हो सकती है, संभावना है। तो हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चिड़िया है। वैसे आपको ये किताब रेफर करनी चाहिए, भारतीय पक्षी, जो कि मार्केट में अवेलेबल है। इसको पढ़ने से हमें बहुत सारी चिड़ियाओं के नाम पता चलेंगे और उनके बारे में जानकारी मिलेगी। अभी के लिए हम यहाँ देखेंगे जो इन्होंने बताए हैं। नीलकंठ, देखो इसका गला थोड़ा सा नीला है तो इसलिए इसको नीलकंठ कहते हैं। दूसरा छोटा किलकिला, देखो इस तरह की चिड़िया, इसके पंख भी नीले हैं। और कबूतर, कबूतर के भी पंख थोड़े थोड़े नीले होते हैं, गला भी नीला है और पंख भी थोड़े थोड़े नीले होते हैं। और बड़ा पतरिंगा, इसके पंख में भी नीलापन है। तो हो सकता है कि इनमें से कोई एक चिड़िया ये रही हो। तो दूसरा प्रश्न है अनुमान और कल्पना के आधार पर कि नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उनमें से यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो उसके बारे में लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। अब एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि तोते की चोंच लाल है और शरीर हरा है। तोता यानी पैरट, पैरट तो आप सभी ने देखा है। तो उसकी चोंच कैसी होती है, अधिकतर लाल रंग की होती है, और लेकिन उसके सारे पंख, जो भारतीय तोता है, मकाऊ की बात नहीं हो रही है, आप मकाऊ मत समझ लीजिए। भारतीय तोता जो है वो पूरा हरा होता है। अगर वो पत्तों के बीच में बैठा होता है तो दिखाई नहीं देता है, पूरा तरह से हरा होता है। अगर नए पत्तों के बीच में बैठा होगा तो तोता कैमोफ्लेज हो जाता है, दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसके सारे पंख जो है हरे रंग के होते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल इन्होंने तोते का दिया है कि उसको कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो उसी तरह ये हमसे भी आशा करते हैं कि हम मैना, कौवा, बत्तख और कबूतर के बारे में देखें। तो यहाँ पर थोड़ी सी इन पक्षियों के बारे में जानकारी दी है। जैसे मैना है, ये एक मैना है और इसके रंग देखो कैसे हैं, ज़्यादातर भूरे हैं और गले में थोड़ा कालापन है, गले में और सिर में, यानी पंखों में भी थोड़ा कालापन है, लेकिन ज़्यादातर जो इसके पंख हैं वो भूरे रंग के हैं। और इसकी चोंच
पीले रंग की है। यह हिमालय के क्षेत्र में कुटारी या सिटोलिया नाम से भी जाना जाता है। ये एक निडर और आक्रामक पक्षी है, मतलब अगर आप इनके बच्चों को या इनके घरों को नुकसान करेंगे तो ये आप पे अटैक करेंगे। तो और डरते नहीं हैं ये आसानी से लोगों के पास। तो ज़्यादातर झुंड बनाकर ये बस्तियों या गांव के आसपास रहते हैं। इनका खाना क्या है, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी डाली है ताकि आपको उन पक्षियों के बारे में थोड़ी जानकारी हो जाए। ये ज़्यादातर कीड़े मकोड़े और गंदगी खाते हैं, इसीलिए बस्तियों के पास ज़्यादा रहते हैं। यानी जहाँ पे लोग रहते हैं, गांव होते हैं, शहर होते हैं, उनके आसपास जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें ये दिखाई देते हैं। शहरी क्षेत्रों में भी ये आपको आसानी से दिख जाएंगे। तो दूसरा पक्षी हमारा है कौवा। कौवा तो सबने देखा है। कौवा कैसे रंग का होता है, काला, और इसके पंख पूरे काले, इसकी चोंच भी काली है। ये गले में स्लेटी रंग की पट्टी है, लेकिन इसकी चोंच और इसके पंख काले हैं। भारत में इसी तरह का कौवा मुख्य रूप से पाया जाता है। कौवे दूसरे रंग के भी होते हैं, पूरे काले कौवे भी होते हैं। तो अनेक कौवे की भी अनेक प्रजातियां हैं। तो भारत में मुख्यतः इसी तरह का कौवा पाया जाता है, जिसके चोंच और पंख काले होते हैं, पंजे काले होते हैं, लेकिन गले में स्लेटी रंग की पट्टी होती है। यह सब कुछ खाता है, इसीलिए इसे सर्वाहारी कहते हैं। सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाने वाला। जैसे ये अनाज भी खा लेता है, बचा कुचा खाना भी खा लेता है, मरे हुए जानवर भी खा लेता है, सड़ा गला खा लेता है, मांस खा लेता है। तो इस तरह से सर्वाहारी कहते हैं। और ये हर जगह जो है रह जाते हैं। तो ये एक चालाक पक्षी माना जाता है। अब हम आते हैं, यहाँ पे एक प्यारी सी बत्तख है। बत्तख जो है ये सफेद रंग की है, लेकिन बत्तख सिर्फ सफेद रंग की नहीं होती हैं। ये काली, भूरी और कई दूसरे रंगों की भी होती हैं। इनकी चोंच पीली, सामान्य देखो इसकी चोंच पीली है, और इसके पैर कैसे हैं, जालीदार पैर हैं इसके। तो इनकी चोंच या तो पीली होती है या नारंगी होती है। ये पानी में तैरना पसंद करती हैं और जल के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और मछलियां आदि खाती हैं। अब हम देखेंगे कबूतर। सामान्यतः कबूतर स्लेटी या सफेद रंग के, देखो स्लेटी रंग का कबूतर है और सफेद रंग का होता है। इसके चोंच और पंजे लाल हैं। पंजे देखो गुलाबी या लाल जैसे होते हैं, चोंच भी लाल होती है, आंखें भी लाल होती हैं, और इसके पंखों में थोड़ा सा नीलापन जैसा भी होता है। यहाँ देखो इसकी गर्दन नीली है। भारत में पाए जाने वाले स्लेटी रंग के कबूतरों की गर्दन पर आमतौर पर मोर की तरह चमकीले नीले रंग की होती है। कबूतर एक शांत और सरल पक्षी माना जाता है, इसीलिए इसे शांति का प्रतीक भी माना जाता है। जब आपने देखा होगा, जब कहीं शांति का प्रतीक दिखाना होता है तो कबूतर, सफेद कबूतर दिखाया जाता है। कबूतर अनाज के दाने खाते हैं। अब हम अनुमान और कल्पना के आधार पर बनने वाले पूछे गए प्रश्नों में तीसरा प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर एक बंध पूछा गया। बंध क्या है? कविता का एक पद जिसमें एक प्रकार का भाव प्रकट होता है, वह कविता का एक बंध है। तो वह चिड़िया जो इसमें जो कविता है, वह चिड़िया जो इसमें 3 बंध बने हुए हैं। तो हर बंध किससे शुरू होता है? वह चिड़िया जो से शुरू होता है, और अंत जो है मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तो तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध जोड़ो, ऐसा प्रश्न किया गया है। तो यहाँ पे मैंने एक प्रयास किया है कि एक नया बंध बनाए। तो वह बंध है, देखो, वह चिड़िया जो, जैसे कवि ने शुरू किया है उसी आधार पर मैंने भी यहाँ पे कोशिश की है। वह चिड़िया जो पंख खोलकर ऊंचे विस्तृत नील गगन में, ऊंचे विस्तृत नील गगन में मतलब बहुत ऊंचे बड़े विशाल आकाश में, नीले रंग के आकाश में कड़ी धूप में उड़ जाती है। यानी तेज धूप में भी चिड़िया ऊपर उड़ जाती है। वह छोटी चमकीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे गगन से बहुत प्यार है। गगन का मतलब आसमान। तो यहाँ पर हमने जैसे कवि ने शुरू किया था कि वह चिड़िया जो, उसी नियम का पालन करते हुए यहाँ पे भी लिखा है, और बहुत प्यार है पर खत्म किया, तो बहुत प्यार है
पर हमने भी अपनी बंध को खत्म किया है। इस तरह से आप भी अपने बंध बना सकते हैं। जैसे ये कविता मुख्य रूप से प्रकृति का प्रेम दिखाती है, चिड़िया के द्वारा कवि अपने प्रकृति प्रेम को दिखा रहे हैं। तो आप भी इस तरह की कोशिश कर सकते हैं जहां आप चिड़िया के रूप में दूसरी प्राकृतिक उपादानों का प्रयोग के प्रति प्रेम दिखा सकते हैं, जैसे सूरज, पानी, हवा आदि चीजों का के प्रति अपने प्रेम को प्रदर्शित कर सकते हैं। आप अपना पंक्ति बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो चौथा प्रश्न, तुम भी कुछ ऐसी कल्पना कर सकते हो, वह फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूं। जैसे यहाँ पे कोई कल्पना करने को कहा है कि फूल का पौधा जो पीली पंखुड़ियों वाला महक रहा है मैं हूं, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। तो अपनी विशेषताएं आप कविता के माध्यम से बता सकते हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, तो जिसकी विशेषताओं को गिनाते हुए उस चीज की समानता बता सकते हैं। ऐसी कल्पना के आधार पर तुम कुछ पंक्तियां लिखो। तो मैंने यहाँ पर एक कल्पना की है कि वो जैसे चिड़िया कवि ने की है, तो वैसे ही मैंने यहाँ पर एक तितली की कल्पना की है कि मानो मैं कोई तितली हूं और मुझे घूमने से बहुत प्यार है। तो वह तितली जो पंख खोलकर फूल फूल पर यहाँ वहां मंडराती है। देखो, वह तितली जो पंख खोलकर फूल फूल पर यहाँ वहां मंडराती है, वह छोटी चंचल सी तितली पीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे भ्रमण से बहुत प्यार है। भ्रमण मतलब घूमना, जैसे तितली यहाँ वहां मंडराती घूमती रहती है, वैसे ही मैंने अपने भावों को प्रकट किया कि घूमने से मुझे बहुत प्यार है। तो इस तरह से आप भी किसी अन्य चीज को लेकर के उसकी विशेषताएं बताते हुए अपनी भावनाएं प्रकट कर सकते हैं। तो अब आ गई भाषा की बात। भाषा की बात का मतलब है कि हमें व्याकरण सीखना है, ग्रामर सीखनी है हिंदी की। तो यहाँ पर आज जो है विशेषण की बात हो रही है। देखिए प्रश्न पूछिए। देखिए पहले में क्या लिखा है, पंखों वाली चिड़िया, फिर यहाँ पे नीले पंखों वाली। तो खास तौर से उसकी विशेषता, पहले पंखों वाली चिड़िया, फिर नीले पंखों वाली चिड़िया। और इसी तरह ऊपर वाली दराज, दराज तो आप जानते ही हैं, जहाँ पे कुछ रखने की जगह होती है, छोटा सा क्षेत्र एरिया जहाँ पे कुछ सामान वगैरह रखने की जगह होती है, उसे दराज कहते हैं। तो सबसे ऊपर वाली दराज, उसमें भी अगर जगह बनी हुई है, ऊपर नीचे बना है, तो सबसे ऊपर वाली दराज। तो यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। तो जो अंडरलाइंड है ये एक विशेषण या एडजेक्टिव बता रहे हैं। जैसे चिड़िया है, कैसी चिड़िया, पंखों वाली, और विशेषता बता रहे कि तो नीले पंखों वाली। इसी प्रकार दराज, दराज रखने की जगह, ड्रॉर, ऊपर वाली दराज। और यहाँ पे अगर 2-3 दराज है तो सबसे ऊपर वाली दराज। तो ड्रॉर के लिए हम दराज शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर उसकी विशेषण या उस एडजेक्टिव बता रखा है। तो चिड़िया और दराज की संज्ञा, दराज क्या संज्ञा है, चिड़िया भी संज्ञा है, नाउन है। तो उसकी विशेषता यानी उसकी स्पेशलिटी बता रखी है। तो यहाँ पे वाला वाली जोड़ करके कुछ और शब्द बना दे रखे हैं, उनके विशेषण बताओ, ऐसा कह रहे हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। तो देखो आप भी ट्राई करिए। और पहले प्रश्न पढ़ लेंगे। मोरों वाला बाग, मोर मतलब पीकॉक, मोरों वाला बाग, पेड़ों वाला घर, फूलों वाली क्यारी, स्कूल वाला बस्ता। तो ये इनकी विशेषता है। अब इनके आगे और एक और विशेषता आपको जोड़नी है। हंसने वाला बच्चा, मूंछों वाला आदमी। तो ये बाग कैसा है, मोरों वाला। ये बाग की विशेषता क्या है, उसमें मोर हैं। घर की विशेषता क्या है, उसमें पेड़ हैं। क्यारी की विशेषता क्या है, उसमें फूल हैं, यानी फूलों वाली क्यारी। रास्ता, रास्ते की विशेषता क्या है, स्कूल वाला रास्ता। जो रास्ता स्कूल को जा रहा है वो स्कूल वाला रास्ता। बच्चा, कैसा बच्चा है, हंसने वाला बच्चा। तो बच्चे की विशेषता बता रखी। और मूंछों वाला आदमी, आदमी कैसा है, मूंछों वाला। अब इस विशेषता में एक और विशेषता हम जोड़ रहे हैं, एक एक विशेषता और जोड़ने को कह रहे हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे कोशिश किया, आप अपनी तरफ से कुछ और जोड़ सकते हैं। देखो मोरों वाला बाग, बाग कैसा था, मोरों वाला। अब कैसे, मोर
सुंदर मोरों वाला बाग या बड़े बड़े मोरों वाला बाग, ऐसे भी हो सकता है। तो इसी तरह पेड़ों वाला घर, घर कैसा है, उसके आसपास पेड़ हैं तो पेड़ों वाला घर। अब आप लिख सकते हैं ऊंचे पेड़ों वाला या बड़े बड़े विशाल पेड़ों वाला घर, ऐसे लिख सकते हैं। फूलों वाली क्यारी, क्यारी एक मतलब फ्लावर बेड, बेड जिसमें कुछ पेड़ पौधे वगैरह लगाए जाते हैं, छोटी पार्ट ऑफ लैंड। तो फूलों वाली क्यारी, पीले फूलों, कैसे फूल लगे हैं उसमें, पीले फूलों वाली क्यारी, विशेषता लाल फूलों वाली कर सकते हैं, रंग बिरंगे फूलों वाली क्यारी, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो स्कूल वाला रास्ता, तो रास्ते की विशेषता क्या है, वो स्कूल जा रहा है। अब प्राइमरी स्कूल वाला रास्ता या हाई स्कूल वाला रास्ता, या आप कुछ और विशेषण इसमें डाल सकते हैं। इसी तरह बच्चा, हंसने वाला बच्चा, कैसा बच्चा है, हंसने वाला, बच्चे की विशेषता हंसना, और उसमें एक विशेषण डाल सकते हैं खिलखिलाकर हंसने वाला बच्चा या जोर जोर से हंसने वाला बच्चा। मूंछों वाला आदमी, आदमी कैसा है, उसकी मूंछें हैं तो मूंछों वाला आदमी। अब इसमें हम लिख सकते हैं बड़ी बड़ी मूंछों वाला आदमी, मूंछें तो पता होंगी ना, मुस्टैक। अब दूसरा है, यहाँ पे 2 लाइनें देख रखी हैं, वह चिड़िया, और फिर पूरी कविता की जगह पे पूरी कविता नहीं उतार के आगे की लाइन लिखी है, जुंडी के दाने रुचि से खा लेती है। तो यहाँ पे रुचि से को मोटा कर रखा है, यानी मोटे अक्षरों में लिख रखा है, वह चिड़िया रस उडेल कर गा लेती है। तो पूरी कविता लिखने की जगह यहाँ पे डैश डैश, यहाँ पे इसका मतलब है कि कविता की अन्य लाइनें यहाँ पे है, और रस उंडेल कर गा लेती है। तो कुछ शब्द जो इसमें मोटे कर रखे हैं, इन मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। क्या बता रहा है, रुचि से, रस से उंडेल कर। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग को बता रखा है, डिस्क्राइब कर रखा है। दूसरे में रस उडेल कर गाना गाने का को डिस्क्राइब कर रखा है। तो दीज, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स हैं। और किसकी विशेषता बता रही है, देखो पहले वाले पद, उसमें हम प्रश्न में हमने क्या देखा था, पहले वाले पद में हमने देखा था संज्ञा की विशेषता बता रहे, बाग, घर, क्यारी, रास्ता, बच्चा, आदमी, इस तरह संज्ञा यानी नाउन की विशेषता बता रहे। लेकिन यहाँ पर जो ये शब्द हैं रुचि से, रस उडेल कर, ये नाउन की विशेषता नहीं बता रहे, बल्कि उनके खाने की विशेषता यानी क्रिया। किसकी विशेषता बता रहे, क्रियापद की विशेषता। कैसे खा लेती है, रुचि से, बड़े इंटरेस्ट से खा लेती है। गा लेती है, कैसे गाती है, रस उडेल के गा लेती है, यानी जो वो काम कर रहे हैं, यानी जो उनका वर्ब है या क्रियापद है, उसकी विशेषता बता रहे। तो जब क्रियापद यानी वर्ब की या क्रिया की विशेषता बताई जाती है, तो वो क्रिया की विशेषण हो जाता है, और ऐसे शब्दों को क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। तो नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के करने के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण, यानी काम कैसे हो रहा है, क्रिया विशेषण शब्द छांटो। तो पहले हम प्रश्न पढ़ लेंगे, फिर आप इसमें छांटने की कोशिश कीजिए मेरे साथ। तो सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो सोनाली क्या काम कर रही है, लड्डू ठूस रही है। तो कैसे कर रही है, अभी देखेंगे। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई, झाड़ियों में चले जाना उसकी क्रिया है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूसने लगी। तो ठूसने लगी को यहाँ पे जल्दी जल्दी कैसे खा रही है, जल्दी जल्दी खा रही है। और झाड़ियों में, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। कैसे चली गई गेंद झाड़ियों में, लुढ़कती हुई। तो लुढ़कती हुई जो है क्रिया की विशेषता है। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा, यानी धीरे धीरे, ये क्रिया की विशेषता है, एकदम से नहीं हुआ, धीरे धीरे होने लगा। तो क्रिया, सामान्य होना क्रिया है, और ये धीरे धीरे हो रहा है। कोई चीज धप से आंगन में गिरी। तो आंगन में कोई चीज गिरी है, गिरना जो है क्रिया है, कैसे गिरी, धप से। तो काम होने की क्रिया कैसे, वर्ब कैसे है, वर्ब की विशेषता क्या है, धप से। कोई चीज गिरी है, कैसे, धप से। तो इसी तरह टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। तो चोर पर कैसे झपटा, यानी क्रिया है झपटना,
और उसकी विशेषता है फुर्ती से। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। तेजिंदर जो है कोने में बैठ गया है। कैसे बैठा है? सहम कर। तो बैठना क्रिया है और सहम कर क्रिया विशेषण है। आज अचानक ठंड बढ़ गई। ठंड बढ़ जाना जो है, बढ़ जाना क्रिया है। तो ठंड बढ़ गई, कैसे बढ़ गई? अचानक से। तो अचानक क्या है? क्रिया की विशेषता है। तो इस तरह से हमने सब कुछ सीख लिया। अगर आपको हमारी यह कोशिश पसंद आई है तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। Thank you for watching.